Good morning student, welcome to Elegant Classes. Myself Akash Anand going to teach you refraction through rectangular glass lab. आप लोग रिफ्रैक्शन के पिछले वीडियो में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बहुत सारे रूल्स के बारे में पढ़े थे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यानी अगर ग्लास का कोई रेक्टेंगुलर स्लैब है तो उससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि हमारा ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ ग्लास है। दिस इज ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब PQRS। मान लीजिए कि ये ग्लास का कोई रेक्टेंगुलर स्लैब है, कोई लाइट का रे इस पर इंसिडेंट होता है। मान लीजिए ये AB लाइट का रे है जो इस पर इंसिडेंट हुआ है ना। ऊपर का मीडियम एयर है, ये बीच का मीडियम जो है स्लैब का वो ग्लास हो गया और नीचे फिर वापस एयर का मीडियम है। तो AB एक लाइट का रे है जो इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के PQ साइड पर इंसिडेंट हुआ है और ग्लास के अंदर इंटर कर गया। देखिए ये क्या हुआ कि लाइट एयर से ग्लास में इंटर किया, यानी रेयर से डेंसर में इंटर किया है, तो ये नॉर्मल का टूवर्ड्स बेंड करेगा और फिर क्या होगा कि ग्लास से वापस एयर में बाहर आएगा तो क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर भागेगा क्योंकि अब ये डेंसर से रेयर में आ रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर AB इंसिडेंट रे था, ये BC हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया और CD हमारा यहाँ पर इमर्जेंट रे होगा। इमर्जेंट रेस को इसलिए बोलेंगे क्योंकि एयर से लाइट जो है इंटर किया और एयर में ही वापस निकल गया, एग्जिट कर गया, इसलिए यहाँ पर CD को हम इमर्जेंट रे बोलेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ पर ABCD ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि let us consider PQRS is a rectangular glass slab। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, देखिए यहाँ पे PQRS एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है इन बीच। अब देख लीजिए ये AB आपका क्या हो गया, AB आपका हो गया इंसिडेंट रे, AB हमारा हो गया इंसिडेंट रे, BC हमारा हो गया रिफ्रैक्टेड रे और CD हमारा हो गया इमर्जेंट, है ना। और देखिए अगर हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट B पर अगर हम नॉर्मल खींचते हैं, देखिए दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो ये एंगल I होगा और ये एंगल R होगा। और यहाँ C पर भी एक नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं और ये नॉर्मल को हम मान लेते हैं N डैश। अगर ये एंगल R है तो अल्टरनेटिव एंगल से ये भी R होगा और इस एंगल को हम E मान लेते हैं। E फॉर होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा I जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R जो है ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और E जो हमारा है वो है एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है। अब देखिए नाउ हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, हम लोग यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। देखिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, लाइट एयर से ग्लास में गया है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं sin I अपॉन sin R। ठीक है। और फिर देखिए अगेन अब क्या हो रहा है कि लाइट अब ग्लास से वापस एयर में जा रहा है, तो अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास अगर करेंगे तो इसको हमको लिखना पड़ेगा sin R बटा sin E। ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं B है, हम लोग ये जानते हैं कि म्यू GA मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में इनटू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, ये चीज़ पढ़े हैं हम लोग, μ21 गुने μ12 इक्वल टू 1। पिछले क्लास में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैंने रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि μ21 इंटू μ12 का वैल्यू 1 होता है। उसी तरह से μGA इंटू μAG इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं तो दिस इज योर sin I अपॉन sin R एंड दिस इज sin R अपॉन sin E इक्वल टू 1। देखिए sin R से sin R कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारा आ गया sin I अपॉन sin E इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा sin I जो है वो sin E के बराबर आ गया और यहाँ से हमारा I इक्वल टू आ गया।
देखिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं, जिसमें आ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होता है। हम लोग दैट इज लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना। इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए कि रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब किस तरह से होता है, और इसमें हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है वो एंगल ऑफ इमरजेंस ई के बराबर होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में समझने में भी कोई परेशानी ना हो, ठीक है। और हम इसको अब अरेस्ट करने जा रहे हैं, अब आगे इसमें बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट के बारे में। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट क्या होता है, हम लोग अब इसकी चर्चा करने जा रहे हैं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ पर फिर से एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाते हैं। मान लीजिए कि आपका ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मैंने बना लिया है पी क्यू आर एस, देख रहे हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। एक लाइट करें यहाँ से इंसिडेंट हुआ, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, देख रहे हैं कि आपका ये ए बी इंसिडेंट रे है, बी सी रिफ्रैक्टेड रे है, सी डी इमर्जेंट रे है। तो आप देख लीजिए, हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे कंडीशन में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होता है। देखिए ये आपका ए बी आपका क्या है, ए बी आपका है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है, और सी डी क्या है, सी डी आपका है इमर्जेंट रे, सी डी आपका जो है वो इमर्जेंट रे है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो है एक दूसरे के पैरेलल होता है, और आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट होती है। तो अगर हम इंसिडेंट रे को थोड़ा सा इसको ये एक्सटेंड करते हैं और इमर्जेंट रे को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, तो देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, दो पैरेलल लाइन के बीच हमेशा दूरी कांस्टेंट होती है। इस कांस्टेंट दूरी को हम डी से डिनोट करते हैं, और यही जो डी है इस डी को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं या इसको हम लोग लैटरल शिफ्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट क्या होता है ये समझ चुके हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट गेट्स इंसिडेंट अपॉन ए रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ ग्लास, then after refraction the emergent ray becomes parallel to incident ray, and the perpendicular distance or constant distance between incident ray and emergent ray is known as lateral displacement or lateral shift, and it is denoted by a small d, छोटे d से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है lateral displacement का वैल्यू, है ना। तो हम लोग अब देखेंगे कि factors upon which the value of lateral displacement depends, कौन कौन से फैक्टर पे lateral displacement का वैल्यू जो है डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि चार फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब एक ये हो जाएगा। दूसरा है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे या एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। या तीसरा हो गया आपका, तीसरा होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑफ ग्लास स्लैब, और चौथा होगा आपका वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसा समझना है कि जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का थिकनेस है उस थिकनेस पर डिपेंड करता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। यानी लैटरल डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास स्लैब का थिकनेस जितना ज़्यादा होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी उतना ज़्यादा होगा। उसी तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू होगा उस पर भी डिपेंड करता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज़्यादा होगा
लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। और तीसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब ज़्यादा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कम होगा। यानी आप देख सकते हैं कि ये तीन फैक्टर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये जो तीन फैक्टर्स हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। यानी कि अगर ये तीनों का वैल्यू अगर बढ़ता है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन एक चौथा आप देख रहे हैं वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा इंसिडेंट लाइट का, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू उतना ही कम होगा। यानी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट ज़्यादा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कम होगा। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट कम होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो आई थिंक आप समझ गया होगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए आप ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। अब जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग देखेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन एयर से, वाटर से और ग्लास से कंसेक्यूटिवली कैसे होता है और क्या रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच जब ऐसा होता है। देखिए हम अभी उसको बतलाने जा रहे हैं कि व्हाट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू 3 कंसेक्यूटिव मीडिया। ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट का रिफ्रैक्शन 3 कंसेक्यूटिव मीडिया से होता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू 3 कंसेक्यूटिव मीडिया। 3 क्रमागत मीडियम से, 3 कंसेक्यूटिव मीडियम से जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में जाता है, तो क्या होता है, कैसे कैसे रिफ्रैक्शन होता है और क्या रिलेशन होते हैं, इसकी हम लोग बात करते हैं। जैसे देख लीजिए ऊपर का मीडियम है एयर, इसके नीचे का मीडियम मान लीजिए है आपका, ये मीडियम मान लीजिए आपका है वाटर। ठीक है, ये आपका मीडियम मानते हैं वाटर है। एक तीसरा मीडियम है, इस मीडियम को मानते हैं ग्लास, दिस इज ग्लास, या फिर ग्लास है एक मीडियम। और चौथा मीडियम फिर से वापस एयर है। यानी लाइट जो है एयर से वाटर में जाएगा, वाटर से ग्लास में जाएगा और ग्लास से फिर एयर में जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा आपको थोड़ा समझना है। देखिए लाइट का एक रे है, वो एयर से गया कहाँ, वाटर में, तो नॉर्मल का टुवर्ड्स बेंड हुआ क्योंकि एयर से टेंशन में जा रहा है। और फिर वाटर से फिर ग्लास में जाएगा तो फिर नॉर्मल एयर से टेंशन में जा रहा है तो थोड़ा और बेंड करेगा नॉर्मल का टुवर्ड्स। लेकिन जब ग्लास से एयर में जाएगा ये नॉर्मल से दूर भागेगा क्योंकि अब ये डेंसर से एयर में जा रहा है ना। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक नॉर्मल खींचते हैं यहाँ पे, ये नॉर्मल मान लीजिए हमारा एन है, एक नॉर्मल हम यहाँ पर देते हैं और ये नॉर्मल मान लीजिए हमारा एन डैश है, और एक और नॉर्मल यहाँ पर खींचते हैं, ये नॉर्मल हमारा एन डबल डैश है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम मानते हैं ए बी रे है, इस रे को हम बी सी मानते हैं, इसको सी डी और इसको डी मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा। अगर ये एंगल आर होगा तो ये भी एंगल आर होगा, तो इसको R1 मान लेते हैं। इस एंगल को R1 मानते हैं तो इसको भी R1 मानते हैं। और ये देखिए एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको हम E लिख सकते थे लेकिन उसको E नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसको I ही लिखेंगे क्योंकि एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। ऐसा आपने रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में देखा है। यहाँ पर भी इमर्जेंस हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं हम लोग ऐसा थोड़ा मान लेंगे कि लेट एरिया ऑफ लाइट ए बी enters from air to water, then water to glass and then glass to emerges back to air। तो इस स्थिति में क्या होता है देखिएगा, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वाटर का हम निकालते हैं एयर के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, स्नेल्स लॉ से आप जानते हैं। और अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ये हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन R1 हो जाएगा। और फिर जो है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का रिस्पेक्ट में निकालेंगे ये हो जाएगा साइन R1 बटा साइन आई, होगा ना। ये तीनों आप स्नेल लॉ से लिख सकते हैं।
अब मान लीजिए तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में इंटू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में इंटू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, देखिए यहाँ से क्या होगा, ये आपका होगा साइन आई बटा साइन आर, ये हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन R1 और ये हो जाएगा साइन R1 अपॉन साइन आई। ठीक है, देखिए साइन R1 से साइन R1 कैंसिल हो गया, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया और साइन आई से साइन आई कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया 1। इसलिए एक रिलेशन आ गया हमारा, ये आ गया म्यू डब्ल्यू ए इंटू म्यू जी डब्ल्यू इंटू म्यू ए जी, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर आया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड। इस पर बेस्ड भी प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं, ये आप निश्चित रूप से इसको याद रखिएगा। इसको थोड़ा सा हम रिड्यूस करके दूसरे फॉर्मेट में भी लाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए कि हम लोग अभी क्या ला चुके हैं, हम लोग ला चुके हैं यहाँ पर म्यू डब्ल्यू ए इंटू म्यू जी डब्ल्यू इंटू म्यू ए जी, इन तीनों का प्रोडक्ट 1 है। आप पढ़े ना कि म्यू 2 1 को आप 1 बाई म्यू 1 2 लिख सकते हैं। अगर इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे ऐसा तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आप म्यू डब्ल्यू ए है इंटू इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई म्यू, ये जी डब्ल्यू को हम डब्ल्यू जी कर सकते हैं और इंटू म्यू ए जी इक्वल टू 1। अब ये जो इधर डिनोमिनेटर में है उधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू डब्ल्यू ए इंटू म्यू ए जी, ये बराबर हो जाएगा म्यू डब्ल्यू जी के। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को भी आप याद रखिएगा, प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको आसानी होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो भी मैंने बताया है इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, है ना। और आज का क्लास जो है मैं यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। थैंक यू।